हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रिटॉरिक प्रोसोडी को, उसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। और इसमें फ्रेंड्स हम 50 क्वेश्चंस, जैसा कि आप जानते हैं, हर ये सीरीज में हमने रखे हैं पेड सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स ये जो 50 क्वेश्चंस हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ही इफ़ेक्टिव हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है। एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझ के चलना है और साथ ही साथ फ्रेंड्स सबको एक प्रैक्टिस सेट की तरह लेना है। और चलिए शुरू करते हैं। आगे 50 क्वेश्चंस फिर हम डिस्कस करते हैं। और ये फ्रेंड्स आज की जो लेक्चर है हमारा, ये 4 लेक्चर हो गए हैं, 5वां लेक्चर है हिस्टोरिक और प्रोसोडी को लेकर। तो चलिए जल्दी से शुरू कर जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज़ वर्ल्ड स्ट्रक्चर। वर्ल्ड स्ट्रक्चर में हम किस में हम वर्ल्ड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं? फोर्टीनर में, एम्पैथी में, सिंटेक्स में और मॉर्फोलॉजी में। डेफिनेटली फ्रेंड्स जब वर्ल्ड स्ट्रक्चर की बात आती है तो वो हम करते हैं मॉर्फोलॉजी में। बात क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, क्या है भाई, या तो आधा मीठा पड़ा है। द मीनिंग ऑफ बैरोक। बैरोक क्या होता है फ्रेंड्स? बैरोक बताया था मैंने, कहीं ये क्वेश्चन आया था इस तरह का पहले ही। बैरोक क्या होता है? देखिए, जो हाई ऑर्नेटेड जो राइटिंग होती है लिटरेचर में, यानी यू कैन से लग्जूरियस जो राइटिंग होती है, एक्स्ट्रावेजेंट जो राइटिंग होती है, उसको बैरोक कहा जाता है। यानी चलिए पहले ऑप्शन भी पढ़ दूँ, मैं शायद आंसर बताने में जल्दी कर रहा हूँ। सीरियस लिटरेचर विद सीरियस मीनिंग। सीरियस लिटरेचर जिसमें सीरियस मीनिंग निकले। डल, प्रोजेइक और बोरिंग लिटरेचर, और लग्जूरियस एक्स्ट्रावेजेंट लिटरेचर, और लिटरेचर ड्यूरिंग द बार डांसेस। अब देखिए आपका कन्फ्यूज़न हो सकता है, बार बैरोक देखें और बार डांसेस देख लें, तो भाई बार डांसेस नहीं होती बैरोक में। ये ऐसी राइटिंग होती है जो लग्जूरियस होती है और एक्स्ट्रावेजेंट होती है। वॉट इज़ इक्लोग। इक्लोग क्या होता है भाई? चलिए देख लेते हैं ज़रा। इक्लोग प्ले में बहुत यूज़ हुआ है। शेक्सपियर के प्ले में किस में इक्लोग था और किस में प्रोलोग था? इपीलोग था और प्रोलोग था। फ्रेंड्स एक तो उसको लेके कंफ्यूज मत होना जो बिल्कुल अभी मुझे स्ट्राइक हुआ कि कहीं ये इक्लोग तो नहीं है। मैं भी वहीं प्रोलोग और इपीलोग पे पहुंच गया, तो वो इपीलोग नहीं है फ्रेंड्स, ये इक्लोग है। क्लियर? जो इपीलोग है वो अलग है, जो इक्लोग है वो अलग है। तो पढ़ लेते हैं पहले। इट कम्स बिफोर प्रोलोग। देखिए बिफोर प्रोलोग, बस यहीं आपको कन्फ्यूज़न हो जाता, मुझे भी कन्फ्यूज़न हो जाता, आपको भी। इट कम्स आफ्टर प्रोलोग, क्योंकि प्रोलोग और ये इक्लॉग है, वो है ईपीलोग। क्या है फ्रेंड्स? ईपीलोग और प्रोलोग जो विलियम शेक्सपियर के प्लेज में यूज़ हुए हैं। और ईपीलोग कहते हैं एक ऐसा शॉर्ट पीस जो कोई कैरेक्टर बोलता है, शॉर्ट स्पीच प्ले के लास्ट में बोलता है, वो कही जाती है ईपीलोग। लेकिन अगर हम बात करें प्रोलोग की, तो प्रोलोग वो होता है जो कैरेक्टर प्ले में सबसे पहले कोई स्पीच बोलता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो वहाँ इपिलोग और प्रोलोग। लेकिन यहाँ अगर इस इक्लोग की बात करें तो ये भैया ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। कन्फ्यूज़न यही मत कर लेना कभी। अ शॉर्ट पेस्टोरल पोएम इन विच शेफर्ड कन्वर्स विद वन अनदर। एक शॉर्ट शेफर्ड, एक पेस्टोरल पोएम होती है एक लोग, जिसमें एक शेफर्ड दूसरे से बात करता है। वॉट इज़ थ्रीनॉडी। थ्रीनॉडी क्या होती है फ्रेंड्स? थ्रीनॉडी अ ग्रीक लायर, यूजुअली ए कोरल डर्ज फॉर सिंगिंग इन प्रेज ऑफ अ डेड। एक ऐसा गीत, ग्रीक लायर, जो कोरल में गाया जाता है और डर्ज पर गाया जाता है। डर्ज कहते हैं शोकगीत होता है, फॉर सिंगिंग इन प्रेज ऑफ द डेड, जो मृत व्यक्ति है उसकी प्रशंसा में वो गाया जाता है। इट इज़ रिलेटेड विद थीसिस प्ले, अ ग्रीक प्ले, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स आंसर की अगर बात करें तो आंसर इसका क्या है? फर्स्ट वाला। एक ग्रीक लायर होता है थ्रीनॉडी और एक डर्ज पर गाया जाता है, सिंगिंग इन द प्रेज ऑफ अ डेड। आगे फ्रेंड्स, व्हाट इज एकालेक्टिक। एकालेक्टिक क्या होता है? अ लाइन ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड्स की लाइन विच इज मैट्रिकली कंप्लीट एंड कैरीज थ्रू द बेसिक पैटर्न।
मेट्रोलॉजिकली कंप्लीट होता है और एक बेसिक पैटर्न ये लाता है। कंपोजिशन जनरली इन वर्स, कंपोजिशन जो वर्स में होता है। अ लाइन ऑफ वर्स कंटेनिंग 6 iambic फीट, एक वर्स लाइन जिसमें 6 iambic फीट होते हैं, और नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ आंसर, ज़रा सोचिए। एकालेक्टिक क्या होता है? एक वर्स होता है जो मेट्रिकली कंप्लीट होता है। ये वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। द अपोजिट ऑफ एकालेक्टिक क्या होता है? अपोजिट ऑफ एकालेक्टिक होता है फ्रेंड्स क्या? चलिए ऑप्शन पढ़ने, एक्सेंटिक, एक्रोस्टिक, एलिट्रेशन और कैटालेक्टिक। एकालेक्टिक और कैटालेक्टिक दोनों क्या होते हैं फ्रेंड्स? अपोजिट होते हैं। पर्पल पैसेज, भाई ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक बार और ऊपर आया था किसी एक्सरसाइज में, पर्पल पैसेज। चलिए देख लेते हैं आपको याद है कि नहीं है। अ सडन फॉल इन स्टाइल, स्टाइल में सडन फॉल। पैसेज राइटिंग इन ग्रैंड स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल में लिखा हुआ कोई पैसेज। और पैसेज डीलिंग विद डिस्क्रिप्शन ऑफ कलर्स, कलर के डिस्क्रिप्शन से मतलब रखने वाला, यानी पर्पल देखते आपको ये वाला ऑप्शन भी देना है उसको। सडन हाइटनिंग ऑफ स्टाइल, अचानक में ही हाइटनिंग ऑफ स्टाइल, विच मेक्स अ सेक्शन ऑफ वर्ड स्टैंड आउट अमंग द रेस्ट। ऑथर लिख रहा है, अचानक ही लिखते लिखते कुछ स्टाइल बड़ा ऊंचा कर दिया उसने और वो सेक्शन अलग हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड पर्पल पैसेज, पर्पल पैसेज कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, द फीट ऑफ टू सिलेबल, टू सिलेबल का एक फीट इन विच द अनस्ट्रेस्ड सिलेबल प्रीसीड्स द स्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड के पहले आता है अनस्ट्रेस्ड, और पहले अनस्ट्रेस्ड आ गया फिर स्ट्रेस्ड आ गया। तो यूएस किसका हो गया? डेफिनेटली ये आयम्बिक पैटर्न है, आयम्बिक मीटर का एग्जांपल हो गया। अनस्ट्रेस्ड प्रीसीड्स द स्ट्रेस्ड, पहले अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड। द स्ट्रेस प्लेस्ड अपॉन सर्टेन सिलेबल ऑफ ए लाइन इज, जो स्ट्रेस हम किसी भी लाइन में जो एक सर्टेन सिलेबल पे रखते हैं, स्ट्रेस प्लेस्ड अपॉन सर्टेन सिलेबल ऑफ ए लाइन इज, वो क्या होता है फ्रेंड्स? पंक्चुएशन, एक्रोस्टिक और एक्सेंट। डेफिनेटली उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेंट कहते हैं। जो स्ट्रेस हम किसी सर्टेन सिलेबल पे रखा जाता है उसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सेंट। चलिए आपसे पूछ रहा है अब एंटीथेसिस क्या है? अ रेगुलर मीटर है, अ फिगर स्पीच इन विच अपोजिशन ऑफ आइडियाज इज एम्फसाइज्ड बाय बैलेंस ऑफ हार्मनी कंस्ट्रक्शन वर्ड, इट इज़ अ फिगर स्पीच, नन ऑफ द अबव। देखिए सबसे पहली बात, फिगर स्पीच तो है ही, ये वाला ऑप्शन फिगर स्पीच तो है ही, लेकिन कैसी फिगर स्पीच है यहाँ इसने एक्सप्लेन कर दिया। अपोजिट आइडियाज़ है, बैलेंस और शार्पी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो डेफिनेटली आंसर क्या हो गया इसका? बी हो गया। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कभी ये सोचने लगे सी वाला भी सही है और बी वाला भी सही है, मैं कौन सा करके आऊँ। अरे भैया वो कह रहा है एंटीथेसिस क्या है, उसने कह दिया भैया फिगर स्पीच है, और उसको भी आगे वो क्लैरिफाई कर रहा है, तो बाद वाला आंसर हो गया, पहले वाला नहीं हुआ। A literary device in which the same vowel sounds are followed by different consonant sounds, जिसमें सेम वोवल साउंड्स होती हैं और फॉलोड बाय डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स, वो कहलाती है एजोनेंस, एफोरिज्म, एंटोनिम्स और एंटोनोमेशिया। डेफिनेटली वो एजोनेंस होती है। सेम वोवल साउंड्स आर फॉलोड बाय डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स। हाँ, सेम वोवल साउंड्स होती हैं, बस वही है, सेम वोवल साउंड्स होती हैं, उनके बाद कॉन्सोनेंट साउंड्स आती हैं, तो वो क्या होती है फ्रेंड्स? एजोनेंस। व्हाट इज़ बैथोज? बैथोज क्या होता है? बड़े अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं। और बैथोज क्या है फ्रेंड्स? एंटी क्लाइमेक्स को बैथोज कहा जाता है, फिगर स्पीच है, हालांकि बता रखी है, आपको पढ़ा रखी है। इट इज़ अ फिगर स्पीच इन विच देयर इज अ सडन कोलैप्स ऑफ हाई एक्सपेक्टेंसी और यूज टू प्रोड्यूस ट्रेजिक इफेक्ट, एंड अनदर नेम ऑफ पैथोज और ऑपोजिट ऑफ पैथोज। तो डेफिनेटली क्या है ये? देखिए पहला वाला ऑप्शन ज़रा देख ले, जिसमें
सडन कॉलेप्स ऑफ हाई एक्सपेक्टेंसी, सडन कॉलेप्स ऑफ हाई एक्सपेक्टेंसी, यानी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई, एक हम एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ कुछ राइज फॉल कुछ होगा, तो वहाँ राइज नहीं है, फॉल है। तो और वो जो फॉल है वो क्या होता है, वो होता है बेथोस। क्लियर? तो ऑप्शन तो फ्रेंड्स इसका ए वाला हो गया। What determines the meter in English words? मीटर क्या डिटरमाइन करता है इंग्लिश वर्ड्स में? द अरेंजमेंट ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल। अच्छा, एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड का अरेंजमेंट, ठीक है साहब। लाइन्स ऑफ ए पोएम, बिल्कुल लाइन भी मीटर का पार्ट है। नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन ए पोएम, यस डेफिनेटली सारी चीज़ें डिटरमाइन होती हैं किसमें, मीटर में। मीटर की स्टडी करते हैं तो सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी पड़ती है। तो यानी आंसर हमारा हो गया क्या, डी। आगे आ गया फ्रेंड्स एंटी क्लाइमैक्स। और एंटी क्लाइमैक्स क्या है भाई? ग्रेजुअल और सडन डिसअपियरिंग और रिवर्सल ऑफ एक्सपेक्टेशन। अनदर नेम ऑफ क्लाइमैक्स फिगर स्पीच। भाई क्लाइमैक्स का दूसरा नाम एंटी क्लाइमैक्स नहीं है, फिगर स्पीच तो है ही, लेकिन जब सीधा इसने क्या कर दिया, बता दिया एंटी क्लाइमैक्स क्या है। ग्रेजुअल और सडन डिसअपियरेंस और रिवर्सल ऑफ एक्सपेक्टेशन। देखिए इसने यहाँ कह दिया कि जो एक्सपेक्टेशन है उसका रिवर्सल, वो चेंज हो जानी एक्सपेक्टेशंस। और फ्रेंड्स एक्सपेक्टेशन किस वे में चेंज होती है कि जो एंटी क्लाइमैक्स है उसमें जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो क्या है, उसमें डेफिनेटली डाउनफॉल होता है। बात क्लियर? तो उस डाउनफॉल को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लाइमैक्स। अभी ऊपर भी आया था लेकिन शायद ऑप्शन यहाँ दोनों की मुझे लग रहा है चेंज दे रखे, बेथोस और हाँ एंटी क्लाइमैक्स। आगे फ्रेंड्स डेकास्लैबिक। डेकास्लैबिक क्या होता है भाई? डेकास्लैबिक, और डेका का मतलब क्या, 10 नहीं होता फ्रेंड्स, 10 होता है तो 5, 8, 10, 12। तो आंसर क्या हो गया, एक ऐसी लाइन जिसमें 10 सिलेबल होते हैं वो डेकास्लैबिक कहलाती है। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। और ये क्या है, हार्श एंड इनहार्मोनियस रिदम। अच्छा, समटाइम यूज टू प्रोड्यूस स्पेशल इफेक्ट इन पोएट्री। यस, कॉन्सोनेंस, डिसोनेंस और कपलेट और नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स अगर इन हारमोनियस की बात हो रही है तो डिसोनेंस हो गया, कॉन्सोनेंस भी नहीं हुआ, डिसोनेंस। क्लियर फ्रेंड्स? किस चीज़ का एग्जाम्पल है, डिसोनेंस। आगे बढ़ते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच in which stands for a pleasant way of referring to something unpleasant like death is known as। बिल्कुल ठीक, ये बड़ी प्यारी फिगर स्पीच लगती है। इसमें हमें कहना है कि भैया वह मर गया, तो मरना वर्ड यूज़ ना करें। अगर आप कह दे वह ईश्वर को प्यारा हो गया, बात तो वही कह दी फ्रेंड्स, लेकिन अनप्लीजेंट थिंग प्लीजेंट वे में। बात समझ में आई? ही इज़ डेड नहीं कहना, ही मैट हिज अलमाइटी कहना है कि वह ईश्वर से मिल गया, ईश्वर को प्यारा हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? और ये फिगर स्पीच है डेफिनेटली यूफेमिज्म। इपॉड, एपिसोड, यूफोनी कुछ नहीं, बस यूफेमिज्म का एग्जाम्पल दे रखा है इसने। ये आगे कह रहा है स्मूथ फ्लो ऑफ साउंड, साउंड का एक स्मूथ फ्लो प्रोड्यूस्ड बाय द केयरफुल सेलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। जो केयरफुल सेलेक्शन और अरेंजमेंट है वर्ड्स का, वो क्या कहलाता है, वो तो फ्रेंड्स यूफोनी कहलाता है, यूफेमिज्म नहीं है, यहाँ यूफोनी है। क्लियर? और यूफोनी में क्या मतलब है, यूफोनी होती है फ्रेंड्स जो गुड साउंड को हम यूफोनी कहते हैं। जहाँ गुड साउंड की बात हो रही है वहाँ यूफोनी की बात हो रही है। अ कपलेट कंसिस्टिंग टू डिसिमिलर लाइंस, एक ऐसी कपलेट जिसमें दो डिसिमिलर लाइंस होती हैं।
अब डिसिमिलर लाइन है तो फ्रेंड्स क्या कहलाती है, देख लेते हैं ज़रा। स्टिच, कैटालेक्टिक, डिस्टिच। डिसिमिलर लाइन है तो उसको हम नाम देते हैं डिस्टिच। डिस्टिच क्या है, ऐसी कपलेट जिसमें दो सिमिलर लाइंस नहीं होती। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डिसस्लैबिक। डिसस्लैबिक क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव यूज्ड फॉर अ वर्ड और मैट्रिकल फूड कंटेनिंग टू सिलेबल। एक ऐसा वर्ड या मैट्रिक फूड जिसमें दो सिलेबल होते हैं। मैट्रिकल फूड कंटेनिंग 10 सिलेबल और कॉम्बिनेशन ऑफ आयमिक पेंटामीटर एंड ए कपलेट। बताइए फ्रेंड्स डिससिलैबिक क्या है? डिससिलैबिक है ऑब्जेक्टिव यूज्ड फॉर ए वर्ड और मैट्रिकल फूड कंटेनिंग टू सिलेबल्स। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? और आपको आवाज़ आ रही होगी फ्रेंड्स। सुबह 3:30 बजे से रिकॉर्डिंग कर रहा था। इवन चाय नहीं पी, चाय की इच्छा थी तो चाय भी चल रही है साथ साथ, और आपका ये लेक्चर भी चल रहा है, इफ़ यू डोंट माइंड। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए फेमिनिन राइम क्या होती है? हालांकि पहले आ गया, मुझे लगता है शायद ऑप्शन यहाँ चेंज है, मुझे लग रहा है पिछले वाले क्वेश्चन से। इट अकर्स व्हेन द राइम इज़ इन 2 सिलेबल। तब होता है जब राइमिंग जो है वो 2 सिलेबल में होती है। बिल्कुल ठीक है। और इसको डबल राइम भी कहा जाता है और फेमिनिन राइम भी कहा जाता है। तो आंसर आपका क्या हो गया? ये 2-2-1 ये हो गया। और फ्रेंड्स ये लगातार 2 घंटे मुझे लगभग हो गए रिकॉर्डिंग करते करते। वॉट इज़ फूड? फूड क्या है फ्रेंड्स? ह्यूमन ऑर्गन। हाँ जी बिल्कुल ठीक है भाई, ह्यूमन ऑर्गन तो है ही फूड, यानी पैर। यूनिट ऑफ सिलेबल डिटरमाइनिंग द मीटर ऑफ एन अ लाइन ऑफ वर्ड्स। और जनरल टर्म ऑफ पोएट्री और म्यूजिकल फ्लो ऑफ लैंग्वेज। ज़रा ध्यान से देख लीजिए, तब तक मैं 1-2 और घूंट लगा लूँ फूड में क्या है। डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर फूड की बात कर रहे हैं तो फूड क्या है? ह्यूमन ऑर्गन भी है। और एक यूनिट सिलेबल की है जो डिटरमाइन करती है मीटर को एक लाइन या वर्ड्स में। लेकिन देखिए अगर फूड है, ऑप्शन दोनों ठीक हैं, लेकिन चूंकि इसने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जिसमें इन दोनों ऑप्शन की बात की जाए, तो प्रश्न उठता है कि हम एग्ज़ाम में इसे ठीक करके आएँ या इसे ठीक करके आएँ। अब फ्रेंड्स ऑब्वियसली अगर फूड की बात हो रही है तो बात किसकी हो रही होगी? यहाँ ये जो पोएट्री वाला फूड है उसकी हो रही है, आपके पैर वाले की नहीं हो रही है। तो आंसर क्या ठीक करना है आपको? बी वाला। चलिए आगे कह रहा फ्रेंड्स हैंडी कैसलबिक। हैंडी कैसलबिक। हैंडी कैसलबिक क्या होता है फ्रेंड्स? अब मिक्स मीटर फॉर इलेजी। इलेजी का मिक्स मीटर? जी बिल्कुल नहीं। अ लाइन ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग 11 सिलेबल। 11 सिलेबल की लाइन होती है। चलिए कौन सा सही है बाद में बताएंगे। अ लाइन ऑफ प्रोज यूजिंग ए डेफिनेट पैटर्न। एक प्रोज लाइन जिसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है। अ लाइन यूज इन रेयर पोएट्री। तो फ्रेंड्स ये तो भाई 11 सिलेबल की एक वर्ड्स होता है हैंडी कैसलबिक। आगे कह रहा है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? 7 फीट। 7 फीट का 7 का मतलब क्या होता है भाई? सेप्टा होता है। और हेप्टामीटर, हेक्सामीटर, सेप्टामीटर और हेड राइम। तो ये तो फ्रेंड्स सेप्टामीटर हो गई।
चलिए आगे बढ़ जाए। हीरोइक क्वाट्रेन इज, हीरोइक क्वाट्रेन क्या है फ्रेंड्स? हीरोइक क्वाट्रेन है द एम्बिक पेंटामीटर इन पेयर्स, राइमिंग लाइन, डोमिनेंट वर्स, अ स्टेंजा ऑफ 4 एम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, हैविंग द फर्स्ट लाइन राइमिंग विद द थर्ड एंड सेकंड विद द फोर्थ। देखिए सबसे पहले तो ये क्या है, एक 4 आयामिक पेंटामीटर का स्टेंजा होता है जिसमें फर्स्ट लाइन की राइमिंग थर्ड से होती है, सेकंड की फोर्थ से होती है, बिल्कुल ठीक। तो आंसर इसका डी वाला हो गया हीरोइक कपलेट का। आगे क्या कह रहा है, अ लाइन ऑफ वर्स विद एन एडिशनल सिलेबल एट द एंड इज नोन एज, एक लाइन ऑफ वर्स, वर्स की ऐसी लाइन जिसमें एक एडिशनल सिलेबल होता है एट द एंड, अंत में, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फ्रेंड्स हाइपरमेट्रिकल, हाइपरबोला, हाइपरसिंटिया और हाइपरसिलेबल। एडिशनल सिलेबल जब एंड में हो जाता है तो वो क्या, हाइपरमेट्रिकल बन जाती है। ना हाइपरबोला है, ना हाइपरसिंटिया है, ना हाइपरसिलेबल है। बात समझ में आ गई भाइयों और बहनों? व्हेन सिलेबल विद इन द लाइन राइम्स विद द फाइनल सिलेबल, जब एक सिलेबल एक लाइन में जो फाइनल सिलेबल से राइम करता है तो वो क्या कहलाता है? ऑर्डिनरी राइम, इंटरनल राइम, मिडल राइम और बोथ बी एंड सी। तो फ्रेंड्स वो इंटरनल और मिडल दोनों राइम होती हैं। तो आंसर आपका क्या हो गया, बोथ बी एंड सी। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं मैस्कुलिन राइमिंग की। भाई फेमिनिन राइमिंग तो आई थी, तभी मैं सोच रहा था भाई मैस्कुलिन राइम कौन से क्वेश्चन में आएगी। आ गई मैस्कुलिन राइम। अब शायद ही आपने पहली बार सुना होगा दोनों ये टर्म, मैस्कुलिन राइम और फेमिनिन राइम, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर हाँ फ्रेंड्स रिटॉरिक और प्रोसोडी आपने ढंग से पढ़ी है तो दोनों जरूर सुने होंगे, दोनों जरूर पढ़े होंगे। नोन एज सिंगल राइम, इट अकर्स व्हेन द राइम इज इन द लास्ट सिलेबल। चलिए, यानी सिंगल राइम भी कहा जाता है, ये तब होती है जब द राइम इज़ इन लास्ट सिलेबल, लास्ट लेवल में राइम होती है। इट इज़ यूज बाई मैन पोएट्स ओनली, कन्फ्यूज़न तो यहाँ हो जाएगा भाई, मैन पोएट्स इसको करते हैं इसलिए मैस्कुलिन राइम कहलाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ए ब्रेव हीरो, और ब्रेव हीरो को डिस्क्राइब करने के लिए होती है। और ये एक ऑप्शन तो मिटा ही हुआ है फ्रेंड्स, शायद ये नन ऑफ द अबव हो सकता है, वो भी लिख रहा है नन ऑफ द अबव। हाँ हो सकता है क्योंकि आंसर तो हमारा पहले 3 ऑप्शन में ही है, इट्स डेफिनेट। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसी चीज़ें, मैस्कुलिन इसने वर्ड से उठा के मैन पोएट दे दिया, तो मैन पोएट के द्वारा कोई राइटिंग मैस्कुलिन नहीं होती, मैस्कुलिन राइमिंग नहीं होती। अब बचता है ऑप्शन 1 एंड 2, 1 एंड सी। तो क्या है, इट दोबारा पढ़ने, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ए ब्रेव हीरो, ब्रेव हीरो की कोई बात यहाँ नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। आंसर है आपका फर्स्ट वाला, नोन एज अ सिंगल राइम, सिंगल राइम कहलाती है। इट अकर्स व्हेन द राइम इज़ इन द लास्ट सिलेबल, ये तब होती है जब लाइन की राइमिंग जो है वो लास्ट सिलेबल में होती है। चलिए फ्रेंड्स, 2 syllables, द फर्स्ट एक्सेंटेड एंड सेकंड अनएक्सेंटेड, एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड यूए। क्लियर फ्रेंड्स? उल्टा बोल दिया मैंने, फर्स्ट एक्सेंटेड यानी ए और सेकंड अनएक्सेंटेड यानी यू। और ये डेफिनेटली अगर हम बात ए यू की कर रहे हैं तो बात हम कर रहे हैं ट्रॉक्टिएक्टिक की, डक्टाइलिक नहीं है, एनापेस नहीं है, ट्राइब्रैक नहीं है, ए यू यानी क्या है, ट्रॉक्टिएक्टिक। आगे बढ़ जाए, मोनोसिलेबल क्या है? मोनोसिलेबल, मोनो का मतलब तो वन से होता है, अ वर्ड हैविंग वन सिलेबल, बिल्कुल ठीक। अ लाइन ऑफ पोएम हैविंग 1 फीट, जी बिल्कुल नहीं। तो आंसर तो आपका फर्स्ट वाला हो गया, अ वर्ड हैविंग 1 सिलेबल, मोनोसिलेबिक।
व्हाट इज पैरा राइम? भैया सारी राइमिंग बताओ इनको, मैस्कुलिन भी बताओ, फेमिनिन भी बताओ, पैरा राइम भी बताओ। पैरा राइम क्या है? When rhyme is used in a complete paragraph, in the complete paragraph, when in a para no rhymes is found. When rhyme is used at the end of a para के end में, जब पैरा के एंड में जिसमें कोई राइमिंग ना हो, और राइमिंग यूज्ड इन द कंप्लीट पैराग्राफ। पैरा और राइम बिल्कुल ठीक कह रहा भाई है। पैरा राइम बिल्कुल, देखिए कैसा मिस कंसेप्शन हो जाएगा, तुरंत आप ये वाला पहला वाला ऑप्शन करके आओगे, लेकिन है तो नहीं पहला वाला। A type of rhyme which the vowel sound of an accented syllable is in the rhyming words are different. The consonant sound both before and after the vowel are the same. फ्रेंड्स आंसर इसका आ गए डी वाला। ध्यान से पढ़ लेना एक बार और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आंसर डी। A sequence of 5 feet or a verse of that length, 5 वर्स 5 फीट की जो लेंथ होती है उसको क्या कहते हैं? पेंटापोडी। पेंटा से हमें गैस मिल गया 5। पेरीफ्रेसिस, पेरियोरेशन, पर्सोनिफिकेशन कुछ नहीं फ्रेंड्स, पेंटापोडी कहलाई जाती है वो। क्लियर? देखिए कैसे मिला। पेंटा का मतलब होता है 5, पोडस का मतलब होता है फुट, तो 5 फीट। क्लियर? चलिए, पोइटिसिज्म क्या है फ्रेंड्स? पोइटिसिज्म वर्ड्स दैट आर नॉर्मली यूज्ड इन पोएट्री एंड नॉट इन प्रोज। अच्छा ठीक, यानी वो वर्ड्स जो यूज़ नहीं होते पोएट्री में ना प्रोज में। व्हेन ए ग्रुप ऑफ ए पर्टिकुलर पोएट्री इज फॉर्म्ड, एक ग्रुप पर्टिकुलर पोएट्री का, व्हेन पोएट्स यूज देयर ओन वे ऑफ राइटिंग, व्हेन द राइम इज इन द लास्ट सिलेबल। कि जब एक पर्टिकुलर पोएट्स यूज़ करते हैं एक देयर ओन वे ऑफ राइटिंग, अपना पर्टिकुलर एक राइटिंग का वे। फ्रेंड्स नहीं, पोएटिसिज्म होता है वर्ड्स दैट आर नॉर्मली यूज इन पोएट्री एंड नॉट इन प्रोज। कि वो वर्ड्स जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं पोएट्री में और प्रोज में नहीं होते, वही पोएटिसिज्म कहलाता है। वॉट इज क्विंटेन? क्विंटेन क्या होता है? क्विंटेन स्टेंजा ऑफ 5 लाइन, स्टेंजा ऑफ 4 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन। और भाइयों नाम से बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि क्विंटेन क्या होता है। पढ़ा है तो ही बता सकते हैं। ये एक 5 लाइन का स्टेंजा होता है फ्रेंड्स, क्या? क्विंटेन। तो आंसर आपका क्या हो गया? 5 लाइन। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। राइम रॉयल क्या है फ्रेंड्स? राइम रॉयल ऑलरेडी भी आया है, लेकिन ऑप्शन तो यहाँ मुझे चेंज लग रहे हैं। चलिए, राइम यूज टू डिस्क्राइब ए रॉयल परसोना, किसी रॉयल परसोना को डिस्क्राइब करने के लिए इस राइम को यूज़ करते हैं। स्टेंजा ऑफ 14 फुट, 14 फुट का स्टेंजा होता है। स्टेंजा ऑफ 7 फुट लाइन इन आयम्बिक मीटर। और स्टेंजा हैविंग नो राइम ऑफ इट्स ऑन टाइप। देखिए एक तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल रॉयल परसोना देख के, रॉयल देखा यहाँ रॉयल देखा, तपाक से आंसर लगाए और आपका आंसर क्या हो गया? गलत। 14 फुट का कोई मतलब नहीं, 7 फुट ज़रूर होते हैं इसमें, आयम्बिक मीटर में होता है। तो आंसर आपका है इसका सी, राइम रॉयल, जिसका दूसरा नाम भी है, और वो क्या है फ्रेंड्स? चौसेरियन स्टेंजा। वॉट इज सेक्सटीन? सेक्सटीन क्या होता है भाई? एनी स्टेंजा ऑफ 6 लाइन। चलिए बात समझ लेते हैं। होता तो है 6 लाइन का। अनदर वर्ड फॉर सिक्सेन, सिक्सेन भी होता है। द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ द सोनेट्स, सोनेट की लास्ट 6 लाइन। तो डी में कह रहा बहुत ए एंड बी। फ्रेंड्स 6 लाइन, एनी स्टेंजा ऑफ 6 लाइन, और अनदर वर्ड ऑफ सिक्सेन, और 6 लाइन्स ऑफ द सोनेट, लास्ट 6 लाइन्स ऑफ द सोनेट। बात तो ये भी किसी हद तक सही कह रहा है 16।
लेकिन फ्रेंड्स वो एक चीज़ और समझ लें, समझ गए नहीं समझे, शायद आप नहीं समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ऑप्शन को बार बार पढ़ के। वो जो सेक्स ऑक्टेव होता है किसी भी किस में, सोनेट में एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है, SESTET, स्पेलिंग देख लो भाई, स्पेलिंग SESTET, सेस्टेट। क्लियर। और डेफिनेटली इसको सेक्सटीन को पढ़ते ही आप सीधा वहाँ पहुँचोगे सेस्टेट पे। तो सेस्टेट वो वाला नहीं है, ये क्या है, 6 लाइन का कोई स्टेंजा और 6 के लिए दूसरा वर्ड देते हैं 16। क्लियर। तो ऑप्शन इसके हैं ए और बी, यानी डी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। उसको सेस्टेट को मत समझ जाना। विच वर्स इज मेजर्ड बाई द नंबर ऑफ स्ट्रेसेस रेदर देन बाई द नंबर ऑफ सिलेबल इन द लाइन इज नोन एज, कि जो वर्स को मेज़र किया जाता है नंबर ऑफ स्ट्रेस से रेदर देन बाई द नंबर ऑफ सिलेबल इन द लाइन। जब नंबर ऑफ सिलेबल की जगह नंबर ऑफ स्ट्रेस हम लेते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं किसकी। ऑप्शन पढ़ लें ज़रा, स्प्रंग वर्स, स्प्रंग रिदम, स्पॉन्डी और स्पेंसेरियन स्टेंजा। देखिए ना स्पेरियन स्टेंजा है और ना स्पॉन्डी है, दोनों बिल्कुल खारिज। और स्प्रंग रिदम की बात करें तो वो भी नहीं है फ्रेंड्स, स्प्रंग रिदम। जस्ट ए मिनट, एक बार और पढ़ लूँ ज़रा ऑप्शन में। नहीं है स्प्रंग रिदम। हॉपकिंस ने दिया स्प्रंग रिदम, डिस्कस कर लें कभी क्वेश्चन कोई आया तो। स्प्रंग वर्स की यहाँ ये बात कर रहा है। मीनिंग ऑफ बेथोस बहुत पूछे भाई क्वेश्चन बेथोस को लेके, तो आपके ऑप्शन अलग है। चलिए भाई इसको भी जवाब देते हैं। इंटेंशनल ल्यूडिक्रस डिसेंट फ्रॉम द एक्साल्टेड टू द कॉमन प्लेस। इंटेंशनल जानबूझकर, ल्यूडिक्रस डिसेंट मीन्स हाई लेवल से एकदम कहाँ नीचे आ जाना, जानबूझकर आ जाना, या अनइंटेंशनल अनजाने में आना। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या होता है, बेथोस तो अनइंटेंशनल होता है, इंटेंशनल नहीं होता। बी वाला आंसर इसका ओके। चलिए इक्लोग पे आ जाते हैं। इक्लोग क्या है भाई, ये भी क्वेश्चन मुझे लग रहा दोबारा आ गया, इसी सेक्शन में आया था। इक्लोग तो शॉर्ट पोएम हो गई शेफर्ड के साथ, जब शेफर्ड कन्वर्ट्स करता है दूसरे शेफर्ड से। What is the device called by which a writer express almost the opposite meaning to what he ostensibly speak? opposite meaning की अगर वो बात करता है तो भाई अब देखिए opposite के साथ सीधा ध्यान ऑक्सीमोरोन पे जाएगा या आपका एंटीथेसिस पे जाएगा, दोनों ऑप्शन यहाँ है नहीं। लेकिन जब वो opposite मीनिंग की बात करता है, जो वो जानबूझ के कहना चाह रहा है लेकिन मीनिंग वहाँ क्या होता है, उसका opposite होता है। क्लियर। तो वो तो भाई क्या है फ्रेंड्स, वो क्या है, आयरनी होती है। पैराडॉक्स नहीं होता, कंसीट नहीं होता, आयरनी होती है। आयरनी अब बिल्कुल एक मेरे सडन स्ट्राइक हो, आपको कैसे पहचाने में आयरनी क्या है। देखिए जॉन गाल्सवर्दी का एक प्ले है जस्टिस, न्याय, और जस्टिस की बात है तो क्या उसमें टाइटल जो रखा है न्याय मिलता है, उसमें नहीं मिलता। बात न्याय की हो रही है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये टाइटल कैसा है, आयरॉनिकल टाइटल है। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स या नहीं आई? नहीं आई होगी तो चलिए और कोई एग्जांपल बाद में किसी दिन बता दूंगा आपको। और रेफरेंस टू कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स मिथोलॉजिकल मीन्स, जब मिथोलॉजिकल कैरेक्टर रेफरेंस की बात करते हैं तब हम एल्यूजिव, एलिगरी, एलेक्जेंड्राइन या अफेक्टिव। देखिए अफेक्टिव बिल्कुल नहीं, एलेक्जेंड्राइन बिल्कुल नहीं। ऑप्शन आंसर मिलेंगे आपको दो में से, एल्यूजिव या एलिगरी। रेफरेंस टू कैरेक्टर एंड इवेंट्स माइथोलॉजिकली, ठीक। और एलिगरी की बात करते हैं, एलिगरी में तो सिंबल हमारे होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं वो मिथोलॉजिकल सिंबल हो। तो यहाँ डेफिनेटली आंसर आपका क्या हो गया, एल्यूजिव। यानी कैरेक्टर और इवेंट मिथोलॉजिकली अगर कहीं हैं तो वो क्या है, एल्यूजिव उनको कहा जाता है। बाई एलेक्जेंड्राइन वी मीन, एलेक्जेंड्राइन से क्या मतलब है भाई, बताओ इसको ज़रा। अगली साउंड, मॉडल ऑफ एक्सलेंस, 12 सिलेबिक आयम्बिक फीट यूज्ड इन ओल्ड फ्रेंच पोएम। जी हाँ, डेफिनेटली सी वाला ऑप्शन।
12 syllabic iambic line in old French poems। और बात कर लेते हैं भाई अफेक्टिव फैलेसी आ गया। अफेक्टिव फैलेसी का मतलब क्या है? बाय अमेरिकन क्रिटिक्स विमसेट एंड, दो राइटर थे अफेक्टिव फैलेसी जिन्होंने दी थी, और उनमें अमेरिकन क्रिटिक्स थे। एक का नाम था विमसेट और दूसरे का नाम था बेट्सली, एजरा पॉन्ड, टी एस इलियट या एल ड्यूरल। बताइए भाई कौन सा है? चलिए, आंसर इसका बियर्ड स्ले, अफेक्टिव फैलेसी। एफेसिया मीन्स, एफेसिया डिनोट्स, एफेसिया किसको बताता है फ्रेंड्स? एफेसिया पोएटिक डिक्शन को बताता है, लाइटर राइटिंग होती है, ल्यूडिक्रस सिचुएशन होती है, या लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। देखिए, ना तो लाइटर राइटिंग होती, ना ल्यूडिक्रस सिचुएशन होती, और बात आती है पोएटिक डिक्शन की और लैंग्वेज डिसऑर्डर की, तो एफेसिया होता है लैंग्वेज में डिसऑर्डर। क्या? एफेसिया। आगे फ्रेंड्स, नेगेटिव कैपेबिलिटीज टर्म एसोसिएटेड विद, डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन, बाय जॉन कीट्स। लेकिन ये क्वेश्चन मैं डिफ़िकल्ट बना दूँ अगर मैं कहूँ कि जॉन कीट्स ने ये कब कॉइन किया, कहाँ कॉइन किया, तो आपको सोचना पड़ जाएगा। वैसे चलिए बता देता हूँ, एक लेटर में इसने इस टर्म को कॉइन किया था, किसी पोएम में नहीं, लेटर लिखते हुए। ह्यूमैनिज्म इज़ मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन, ह्यूमैनिज्म मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन, ह्यूमैनिज्म की बात हुई थी रोमांटिसिज्म, रेनेसां, क्लासिसिज्म या न्यू क्लासिसिज्म में। डेफिनेटली जो ह्यूमैनिज्म है वो सबसे ज़्यादा अगर यूज़ हुआ तो वो यूज़ हुआ आपका रेनेसां में। क्लियर फ्रेंड्स? रेनेसां की स्पेलिंग आई है भाई एग्ज़ाम में, पूछ लीजिए जरा, रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। RENAISSANCE, रेनेसां। फ्रेंड्स, जो भी चीज़ जहाँ भी मिल जाए, ये मत सोचिए यहाँ मैं ये कर रहा हूँ और वो नहीं करूँगा। बात समझ गए फ्रेंड्स? नहीं समझे? अगर इसमें ये सोचने लगे कि मैं यहाँ जिस टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ, नहीं, स्पेलिंग पर भी ध्यान, मीनिंग पर भी ध्यान, हर चीज़ पे ध्यान, और यही चीज़ परफेक्शन की तरफ आपको एक दिन ले जाएगी। और डेफिनेटली आपको लगेगा अरे यार मैंने तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन मेरे कवर अप हो गए। फिर कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। मैं नहीं मानता कोई सिलेक्शन दुनिया में ऐसा है जिसको आप कह दें हाँ भाई बड़ी टफ जॉब है। नहीं, जो आप चाहें वो बन सकते हैं, बशर्ते एक मेहनत करते चलिएगा बस। वॉट इज़ मेंट बाय सिंग सॉन्ग टोन? ए हैप्पी टोन, रेस और फ्लोरिशिंग टोन, बोरिंग चाइल्डिश टोन, और नन ऑफ द अबव। देखिए, नन ऑफ द अबव का तो ऑप्शन मैं काट देता हूँ, यानी इन तीनों में ऊपर आंसर है। और सिंग सॉन्ग टोन कोई ऐसी टोन नहीं होती जो हैप्पी हो। कभी सिंग सॉन्ग देख के सबसे पहले हैप्पी पे ही आप ऑप्शन लगाएं। अब आपके आंसर बचे आपके पास रैश और फ्लोरिशिंग टोन और बोरिंग चाइल्डिश टोन। तो फ्रेंड्स, रैश फ्लोरिशिंग भी नहीं है, एक चाइल्डिश टोन को सिंग सॉन्ग टोन कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज सस्टाइना? सस्टाइना क्या है? अदर नेम ऑफ सोनेट? नहीं जी, द ओल्ड वर्ड साइस्टा, नहीं, साइस्टा से भी नहीं है। अ कंट्री विथ कॉम्प्लेक्स फ्रेंच लिरिकल पोएम। बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या है? सोचिए, दिमाग पे जोर लगाइए। अ कॉम्प्लेक्स फ्रेंच लिरिकल पोएम। और आगे फ्रेंड्स, व्हाट इज़ दैट डिवाइस बाय विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज क्रेडिटेड विद ह्यूमन इमोशंस? नॉन लिविंग और नॉन ह्यूमन नेचर को ह्यूमन इमोशन में पार्टेक करती है, तो डेफिनेटली वो क्या है? डेफिनेटली इसका आंसर है फ्रेंड्स आपके पास, आप समझ गए होंगे। आप पैरोडी नहीं है, पैथेटिक फैलेसी, यूनिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। कुछ नहीं, बात यहाँ हो रही है पैथेटिक फैलेसी की। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स जरा, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड
मीन अ सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून इन अ प्ले और स्टोरी। फ्रेंड्स बार बार क्वेश्चन ये वाला आ रहा है इस तरह का, लेकिन गलती मत कराना। सडन चेंज इन फॉर्च्यून और स्टोरी वो क्या होता है? हेमरेशिया, कैथारसिस, नेमेसिस या बेथोस? वो हेमरेशिया की बात करते हैं हम। क्लियर फ्रेंड्स? और इट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।